अभी गुड मॉर्निंग छात्रों। कल हम पढ़ रहे थे गुणन तत्समक। ठीक है, गुणन तत्समक का अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं किसकी, गुणन प्रतिलोम की। गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता ही है। प्रतिलोम का मतलब तो जैसे दो है, अब इसका प्रतिलोम आप बढ़ाओगे तो -2 हो जाएगा। तो हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में उनको गुणा करते हैं तो गुणा करके उनका मैट्रिक्स निकालेंगे, तो इसका मतलब एक तो नेगेटिव आना चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि प्रतिलोम की बात आ गई। प्रतिलोम की बात आ गई तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी होता है। देखो नोट, हम ए को किससे गुणा करें कि हमें आई गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए। यानी गुणन प्रतिलोम में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है आपको कि हम ए को किससे गुणा करें, कि हम ए को किससे गुणा करें कि हमारे पास में गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो? गुणन तत्समक। यानी हम ए को किससे, ए को या बी को, किसी को भी आप मल्टीप्ले करो तो आपको क्या आना चाहिए, आपके पास में गुणन तत्समक आपको मिलना चाहिए। जैसे ए इंटू स्पेस ए इक्वल क्वेश्चन मार्क इंटू ए। हम ए को किससे गुणा करें, ए आ जाए, या हम ए को किससे मल्टीप्ले करें कि ए आ जाए। तो यहाँ पर हम इकाई तत्समक होना चाहिए, यहाँ पर गुणन तत्समक होना चाहिए, तो ए आ जाएगा। क्रम विन्यता के नियम नंबर 4 से, क्रम विन्यता के नियम नंबर 4 से हम देखते हैं कि ए बी बराबर बी ए। हमने 4 बातें पढ़ी थी, चारों में हमने ये पढ़ा था कि क्रम विन्यता, गुणन संक्रिया में क्रम विन्यता का नियम लागू ही नहीं होता है। लेकिन चौथा जो नियम था उसके अंदर विशेष स्थिति होती है तो वो नियम लागू हो जाता है, अन्यथा वो नियम लागू नहीं होता है। यदि दो वर्ग आव्यूह हैं, यदि दो वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए व बी ऐसे हों, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए व बी ऐसे हों कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए, तभी वो गुणन तत्समक प्राप्त, यानी गुणन तत्समक आएगा, तब जाकर हम गुणन प्रतिलोम उसका निकाल सकते हैं। ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए। ए बी का आप प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालो, बी ए का आप मैट्रिक्स निकालो और दोनों का बराबर होकर आई प्राप्त होता है अपने पास में, तो इसका मतलब वो गुणन प्रतिलोम है, अन्यथा नहीं है। तब बी को ए का गुणन प्रतिलोमी आव्यूह होता है, तब बी को ए का गुणन प्रतिलोमी आव्यूह होता है, और तथा बी का गुणन प्रतिलोमी आव्यूह ए होता है। यानी बी का ए होता है, ए का बी को ए का गुणन, यानी ए का तो बी गुणन प्रतिलोम होता है और बी का ए गुणन प्रतिलोम होता है। कब? जब ए बी बराबर बी ए हो और बराबर अपने पास में गुणन तत्समक आई प्राप्त हो। और आई कब आती है? जब हम ए को 1 से मल्टीप्ले करें, क्योंकि गुणन तत्समक के अंदर जो हमारे पास में यूनिट इकाई आती है वहाँ पर 1 होना अनिवार्य होता है। जैसे देखो, आप एग्जाम्पल से देखना, ए 1 2 0 1 2/2 है, बी का मान है 1 - 2 0 1 है, 2/2 की मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पर। अब हम इसको मल्टीप्ले करते हैं, तो मल्टीप्ले कैसे करते हैं देखते हैं हम इसको मल्टीप्ले करके कि हमारे पास में वास्तव में ये गुणन संक्रिया प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके अंदर हम लेते हैं, अब देखते हैं। ए का है 1 2 0 1 2 2 2/2 है, बी 1 - 2 0 1 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी निकालो पहले, फिर बी ए निकालेंगे। ए बी और बी ए दोनों बराबर होंगे और आई हमारे पास में प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो गुणन प्रतिलोम है। तो ए को बी से मल्टीप्ले करना है तो स्तंभ को, पंक्ति को आपको स्तंभ से मल्टीप्ले करना है। इसका मतलब 1 को 1 से मल्टीप्ले करो, 1 को 1 से मल्टीप्ले करोगे तो 1 आएगा, दैट्स ऑल। फिर 1 को 0 से मल्टीप्ले करो तो 0 आएगा, दिख रहा है आपको, ये हो गया। फिर इसी को गुणा करना है आपको, 1 को -2 से गुणा करो तो -2 आएगा, 0 को 1 से गुणा करो, -2 आ गया भाई। 1 को गुणा किया कितने से, -2 से, तो -2 आ गया। फिर 1 को गुणा किया कितने से, मैंने यहाँ पर जो 1 था भाई, 1 को मैंने गुणा किया 1 से तो 1 आ गया, आई या नहीं बात समझ में। फिर मैंने 2 को किसको गुणा किया, 1 को गुणा कर दिया। फिर मैं गुणा करता हूँ किसको, 1 को 0 से तो 0 आएगा। अब मैं 2 को गुणा करता हूँ किससे, 1 से, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, आ रही बात समझ में। फिर मैंने 2 को गुणा किया कितने से, 0 से, इस तरीके से, यानी ये इससे मल्टीप्ले हो गया, कोई दिक्कत। अब गुणा करना है इसको, इससे मल्टीप्ले करना है मेरे को, इस लाइन को गुणा करना है मुझे आगे की पॉइंट से। तो यानी यहाँ पर आ गया -2 प्लस के 2, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, दैट्स ऑल। फिर ये था 1 से गुणा कर दिया, 1 को मुझे गुणा करना है 0 से, तो 1 को 0 से मल्टीप्ले करना कितना आता है, 1 को 0 से मल्टीप्ले करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 1 को मल्टीप्ले करो -2 से तो -2 आ जाएगा, आइए नहीं बात समझ में।
फिर दो को मल्टीप्लाई करो आप कितने से, 1 से, तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास में गुणन संक्रिया बन जाएगी। अब इसका एडिशनल करो, 0 + 1 0, 1 आ जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा, 0 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 1। तो इसका मतलब इसका जो विकीर्ण आ रहा है 1 1 आ रहा है, विकीर्ण आ रहा है 1 1 आ रहा है, 2/2 है, इसका इक्वल होगा I 2/2 इकाई आव्यूह है। क्यों? क्योंकि 1 आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। तो ए का तो ए बी का तो आ गया, अब बी ए का निकालते हैं। बी ए का ये है, इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया अच्छी तरीके से कि मैट्रिक्स में हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ से गुणा करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको जोड़ो, 1 में 0 जोड़ा तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर ये बी ए आ गया अपने पास में, तो ये बी ए और ये ए बी। अब देखते हैं हम 1 0 0 1, यहाँ पर 1 0 0 1, 2/2 है, तो यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अतः ए बी बराबर बी ए बराबर आई है। आई क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स आ रहे हैं, इकाई मैट्रिक्स आ रही है ना, यहाँ पर इकाई यूनिट आ रही है, इसका मतलब ये आई है। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई है। इस स्थिति में गुणन प्रतिलोम निकलता है, और अगर इस स्थिति में नहीं होता है तो वो गुणन प्रतिलोम नहीं माना जाता है। इसी के साथ आता है चौथा पॉइंट आपका बंटनता। क्या आती है? बंटनता। बंटनता का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिवी। डिस्ट्रीब्यूटिवी यानी ए बी सी योग और गुणन के परिभाषित होते हैं। ए बी सी योग व गुणन के, ए बी सी का पहले तो योग ले लो आप, ए प्लस बी कोष्टक सी, समझ में आ गया। ए को बाहर निकाल दिया, बी प्लस सी को गुणन में ले रहा हूँ मैं, यानी यहाँ पर देखो गुणन में, योग में भी आ गया और गुणन में भी आ गया। ए को बी से गुणा करोगे ए बी आ जाएगा, और ए को सी से गुणा करोगे ए सी आ जाएगा। बांट दिया है मैंने। बंटन का मतलब, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है बांटना। बी प्लस सी, बी ए प्लस सी ए हो गया। इस स्थिति में क्या होता है? बंटनता का नियम लागू होता है। इसी के बाद में ये तो था अपना क्या, बीजगणित के जो अपन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर था योग, व्यवकलन और गुणा। गुणा, योग, व्यवकलन तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरा इसका जो नियम था वो था शून्य के भाजक। क्या था? शून्य के भाजक। जीरो डिवाइजर क्या? मैट्रिक्स। जीरो डिवाइजर मैट्रिक्स, शून्य के भाजक। शून्य के भाजक की हम बात करते हैं। शून्य के भाजक किस तरीके से निकाले जाते हैं तो देखना आप। जीरो डिवाइजर्स मैट्रिक्स, ए इक्वल 0 यानी ए के इक्वल 0 क्रॉसिंग 0 है, यानी ए के बराबर 0 नहीं है। ऐसे ही बी के बराबर 0 नहीं है, ए के बराबर 0 नहीं है, बी के बराबर 0 नहीं है, परंतु किंतु ए बी बराबर 0 हो तो, ए बी बराबर क्या हो? 0 हो तो शून्य के भाजक कहते हैं। यानी ए बी बराबर 0 हो तो उन्हें क्या कहते हैं? शून्य के भाजक कहा जाता है। ए बराबर 0 नहीं है, बी बराबर 0 नहीं है, परंतु ए बी के बराबर 0 है, उन्हें शून्य के भाजक कहा जाता है। यानी जब भी हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका जो हमारे पास में मैट्रिक्स निकल के आए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ए बी का मैट्रिक्स 0 है तो वहाँ शून्य के भाजक बनेगा, और ए बी का मैट्रिक्स अगर शून्य नहीं है तो वहाँ पर शून्य का भाजक नहीं बनेगा। दैट्स ऑल। आगे कैसे बनेगा देखते हैं हम, किस तरीके से बनेगा यहाँ पर। कैसे बनेगा ये देखते हैं हम, एग्जाम्पल से देखना होगा। मान लो मैंने ए बराबर लिया -1 1 + 1 -1। ए का तो ये ले लिया मैट्रिक्स, बी का है 1 3 1 3। अब देखते हैं हम कैसे ए बी बराबर 0 आता है कि नहीं आता है। ए को बी से मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको पंक्ति को स्तंभ से, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1, फिर -1 को +1 से मल्टीप्लाई करो, चलिए ये हो ही गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो किससे? 1 से, तो 1 आ जाएगा, ये हो गया। फिर आ जाओ किससे? इससे कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है उधर वाले से, इसको उधर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो उधर वाले से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब +1 को +3 से गुणा करो, +1 को कितने से? ये 1 से गुणा कर ही दिया है अपन ने। अब हम गुणा करते हैं, यानी इसको इससे गुणा कर दिया है, अब इसको गुणा करेंगे उससे, तो यानी 1 को गुणा किया मैंने कितने से? 3 से। अरे बात समझ में? तो माइनस
एक माइनस एक को एक से गुणा किया तो माइनस का एक, आ रही बात समझ में। एक को मैंने प्लस के एक से गुणा किया एक, फिर माइनस एक को गुणा किया मैंने 3 से तो माइनस का 3, फिर मैंने एक को गुणा किया प्लस के 3 से तो प्लस का 3। अब मैं प्लस के एक को गुणा करता हूँ कितने से, एक से, तो प्लस का एक, माइनस के एक को गुणा करता हूँ प्लस के एक से तो माइनस का एक, फिर मैं एक को गुणा करता हूँ 3 से तो प्लस का 3, माइनस एक को गुणा करता हूँ 3 से तो माइनस का 3। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ वही 2/2 चल रही है, तो इसका मतलब वो तो हो गया 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, तो इसका मतलब ए भी बराबर 0 आ रहा है। ए बराबर 0 नहीं है, बी बराबर 0 नहीं है, लेकिन ए बी बराबर 0 आ रहा है, और जहाँ ए बी बराबर 0 आ गया इसका मतलब वहाँ पर क्या है, शून्य के भाजक है, यानी शून्य के मैट्रिक्स है। अब आती है इसी के साथ चौथा पॉइंट अपने पास, तीसरा पॉइंट, पहला हो गया योग, व्यवकलन और गुणन, फिर दूसरा था शून्य के भाजक, तीसरी बात आती है वर्ग आव्यूह की खास बातें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे आगे प्रतिवर्ती वो भी इम्पोर्टेंट है, सममिति, सममित और असममित ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं में अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ग आव्यूह की खास बातें, ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई वर्ग आव्यूह है, जैसे ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यूब, A4 इंटू ए बराबर A5। इसी प्रकार ए इंटू ए, यानी ए की घात n-1 है इंटू ए, ये मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था, यहाँ पर n क्यों आ जाएगा, आपको पता है यहाँ n क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो घात आपस में क्या होती है, जुड़ती है, तो a, यानी इसका मतलब ये हो गया a इंटू ए, आ रही बात समझ में, इसकी घात n-1 है और इसकी 1 है, तो यहाँ पर a आ गया, यानी आधार समान है तो घात को जोड़ दो, n-1 प्लस 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, a की घात n आ जाएगी। तो ये आपके पास में गुणनशन क्रिया है, a कोई वर्ग आव्यूह है तो। दूसरी बात आती है इसका रूल्स, ए कोई वर्ग आव्यूह है तो विकर्ण के अवयवों का योग ए का ट्रेस कहलाता है। ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो विकर्ण के जो अवयव का योग होता है वो ए का ट्रेस कहलाता है। विकर्ण के अवयवों का जो योग होता है वो ए का ट्रेस कहलाता है। कैसे देखते हैं हम ए का ट्रेस किस तरीके से है, ए का ट्रेस कैसे होता है, हम बात करते हैं ए का ट्रेस। ए कोई वर्ग आव्यूह है तो विकर्ण के अवयवों का योग ए का ट्रेस कहलाता है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4, 2/2 है, तो इसको हम ट्रेस, TRACE ट्रेस, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 + 4 = 5, क्यों, क्योंकि ये विकर्ण बन रहा है, क्या बन रहा है, विकर्ण, और विकर्ण के अवयवों का योग क्या कहलाता है, ए का ट्रेस कहलाता है। तो विकर्ण के अवयव 1 4 थे तो इनका ट्रेस 1 + 4 = 5 हो जाएगा। ये था ट्रेस, आ रही बात समझ में, ये क्या था, ट्रेस था। अब इसके बाद आती है क्या, चौथा जो पॉइंट आता है अपने पास में, 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, चौथा पॉइंट है आपके पास में क्या, परिवर्त आव्यूह। क्या पॉइंट आता है, परिवर्त आव्यूह, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त यानी परिवर्तन बताना है, उनके अंदर परिवर्तित बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि ए कोई आव्यूह है, ए कोई मैट्रिक्स है और ए की पंक्तियों को स्तंभों में, बिल्कुल परिवर्तित आव्यूह का मतलब ये होता है, एक की जो पंक्तियाँ होती हैं उनको तो स्तंभ बना दिया जाता है, और एक के जो स्तंभ होते हैं उनको पंक्तियाँ बना दी जाती है, वही परिवर्तित आव्यूह कहलाता है। यानी परिवर्तित आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसे कहते हैं, एक की पंक्तियों की संख्या को स्तंभ में बदल दो और एक के स्तंभों की संख्या को पंक्तियों में बदलना ही क्या कहलाता है, परिवर्तित आव्यूह कहलाता है। यदि ए कोई आव्यूह है और ए की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्तित आव्यूह कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला लेते हैं कि किस तरीके से, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाया है, किस तरीके से देखना, AIJ M × N है, ठीक है। परिवर्तित आव्यूह क्या होगा इसका, परिवर्तित आव्यूह निकालना इसका, तो इनको बदलो, यानी m पंक्तियों की संख्या है, m को तो बना देंगे स्तंभ और n को बना देंगे पंक्ति, तो ये बदल जाएगा, j पहले आ जाएगा, i बाद में चला जाएगा। तो AT, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, a के ऊपर बार लगाकर भी नोट कर सकते हैं, श्योरी डेट लगाकर, ए के ऊपर टी लगाकर भी नोट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है, प्रतिवर्ती आव्यूह को इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इनको कैसे नोट करें, देखो AJ बदल जाएगा, यहाँ पर j इधर आ जाएगा, i उधर चला जाएगा, क्योंकि i का मतलब पंक्तियों की संख्या होती है, j का मतलब स्तंभों की संख्या होती है। तो m बाद में जा रहा है, n पहले आ रहा है तो पंक्ति पहले, यानी स्तंभ पहले आ रहा है, पंक्ति बाद में आ रही है तो n पहले आ जाएगा, तो यहाँ j पहले आ जाएगा, i बाद में आ जाएगा। तो ये देखो, AJ
एन इंटू एम। इसी तरीके से आपको एक फॉर्मूला उठाना है। फॉर्मूले से कैसे होगा, देखो एग्जांपल ए, आपको मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, 2/3 मैट्रिक्स है। अब इसको हम बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, देखो ए टी ऐसे नोट कर सकते हैं, लिखो अब आप, यानी इसकी जो पंक्तियाँ हैं 3 है, सॉरी स्तंभ 3 है, तो आगे इसका अगर प्रतिवर्ती मैट्रिक्स बनाएंगे ना अपन, क्या बनाएंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर इसका बनाएंगे तो स्तंभों की जो संख्या होती है उनको तो पंक्तियों की संख्या बनानी होती है, पंक्तियों की संख्या को स्तंभ की संख्या। यहाँ पर स्तंभ 3 है तो यहाँ पंक्तियाँ 3 बननी चाहिए, यही बात है। और जो स्तंभ है, जो पंक्तियाँ हैं उनको स्तंभ बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर पंक्तियाँ 2 है तो स्तंभ 3 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गई आपकी क्या, पंक्तियाँ, और ये हो गए आपके स्तंभ। तो ये बन गया आपका क्या, प्रतिवर्ती आहवी, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। अब कल हम इसका 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।